हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति बूस्टर। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का ऑफलाइन पेपर 2021 वाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का सीडीपी वाले क्वेश्चंस, जो टॉप 30 क्वेश्चंस है जो आपके अपकमिंग सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन 1 सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन 2 ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, ऑप्शन 3 विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या ऑप्शन 4 विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन 1 है उसमें मानकीकृत आकलनों की बात हो रही है। तो कभी भी जब मानकीकृत वर्ड आएगा तो वो निगेटिव सेंस में होता है। ऑप्शन 2 नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऑप्शन 3 विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, तो हमें टालनी नहीं चाहिए बल्कि और बातचीत करनी चाहिए। ऑप्शन 4 विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन 1 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, ऑप्शन 3 लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या ऑप्शन 4 समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो देखिए कभी भी आपका फियर की बात आएगी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात आएगी, या फिर जो है फिक्स्ड प्रोसेस अटल प्रक्रिया की बात आएगी, तो ये सब आपका निगेटिव सेंस दे रहा है। ये ऑप्शन कभी भी आपका सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1 व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ऑप्शन 2 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, या ऑप्शन 4 संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो देखिए कभी भी आपकी जो टीचिंग होनी चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए बल्कि सिंपल होनी चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्या नहीं करना है पूछा गया है, तो आप इस नोट पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। ऑप्शन 1 अति सक्रियता, ऑप्शन 2 असतर्कता, ऑप्शन 3 कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, या ऑप्शन 4 अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता का सीधा सीधा रिलेशन अपसारी चिंतन से होता है, क्रिएटिव थिंकिंग से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन 1 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऑप्शन 2 अनुकरण नकल और दोहराना, ऑप्शन 3 विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या ऑप्शन 4 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो देखिए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना ये आपका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विदाउट विश्लेषण कोई भी टीचर अवलोकन नहीं कर सकता है। ऑप्शन सेकेंड है अनुकरण नकल और दोहराना, तो नकल और दोहराना ये जहाँ भी आए वो रॉन्ग होगा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना ये भी गलत है। आपका इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ऑप्शन 2 अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ऑप्शन 3 इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या ऑप्शन 4 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन 1 बच्चों को लेबल करना या उन्हें कंपेयर करना ये बिल्कुल गलत होता है। ऑप्शन 2 त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। आपका इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन 1 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ऑप्शन 2 यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ऑप्शन 3 बच्चे को दंड देकर, या ऑप्शन 4 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो देखिए आसान क्रियाकलाप तो बच्चों को हम नहीं देना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा यंत्रवत याद करने पर जोर भी नहीं देना चाहिए। तो देखिए अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश के ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लिया करिए, भले ही आपका मीडियम कोई भी हो, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो देखिए हम 4th ऑप्शन पढ़ते हैं, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। तो कभी भी हमें बच्चों को मास्टरी नहीं करानी होती है, उन्हें सिखाना होता है, मास्टरी पर हमें जोर नहीं देना होता है। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा।
ऑप्शन 3 दंड तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 2 हमें यंत्रवत याद करने पर भी जोर नहीं देना है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन 2 के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। या ऑप्शन 3 शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। या ऑप्शन 4 शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन 1 बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 2 बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन 3 बच्चों की भूमिका नहीं होती है। या ऑप्शन 4 बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो जहां भी आपको बच्चे एक्टिव दिखे, सक्रिय दिखे, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन 1 प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन 2 असफलता अनियंत्रित है। ऑप्शन 3 योग्यता सुधार है। या ऑप्शन नंबर 4 योग्यता अटल है। तो योग्यता कभी भी अटल नहीं होती है और असफलता अनियंत्रित भी नहीं होती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि योग्यता सुधार है, इम्प्रूवेबल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन 1 बारंबार परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर 2 अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन नंबर 3 प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। या ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो जहां पे आपको बच्चा एक्टिव दिखे आप ऐसे ऑप्शन को ढूंढा करिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में अन्वेषण और संवाद, जहां भी बच्चा इंक्वायरी करे, खोज करे, तो वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन 1 अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। ऑप्शन 2 विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। ऑप्शन 3 सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। या ऑप्शन 4 वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। तो देखिए वो अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो वो तो आपका सही होगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्योंकि यही गलत है। सूचना जब आप अलग अलग टुकड़ों में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन 1 संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ऑप्शन 2 कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। ऑप्शन 3 उच्च उत्तेजना उच्च भय। या ऑप्शन नंबर 4 निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो देखिए जहाँ पे निम्न उत्तेजना है कोई उत्तेजना नहीं, वो तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद उच्च उत्तेजना उच्च भय, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही होगा, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। ऑप्शन 2 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन 3 केवल आनुवंशिकता पर। या ऑप्शन नंबर 4 केवल पर्यावरण पर। तो जहाँ पे केवल पर्यावरण हो केवल आनुवंशिकता हो वो गलत हो जाएगा आपका। और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, क्योंकि दोनों का बहुत महत्व होता है बच्चों के विकास में। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 15, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। ऑप्शन 1 आत्मकेंद्रिता। ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक विकार। ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। या ऑप्शन 4 स्वनियमन। तो देखिए वाइगोत्स्की ने बताया है बच्चों का खुद से बात करना उनके स्वनियमन को दिखाता है, अपने कार्यों की योजना बनाने को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन 2 पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को नामांकित करना। या ऑप्शन 4 योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन 1 छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। ऑप्शन 2 अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन 3 बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। या ऑप्शन नंबर 4 अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये सिंपल सा आपका स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा
लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं, पिता का यह कथन ऑप्शन 1 लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ऑप्शन 2 लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन 3 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या ऑप्शन 4 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो इनका ये कथन सिंपल से क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन 1 ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ऑप्शन 3 अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या ऑप्शन 4 विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो जहाँ पे अटल पाठ्यक्रम आए, प्रतिस्पर्धा आए या उनको नामांकित करने की बात है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन 1 उत्तर प्रथागत, ऑप्शन 2 अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 3 प्रथा पूर्व, या ऑप्शन 4 प्रथागत। तो ये किसी दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना आपके प्रथागत व्यवहार को दिखाता है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, ऑप्शन 2 परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं, ऑप्शन 3 विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, ये ऑप्शन 4 विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि ऑप्शन 1 बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन 2 बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ऑप्शन 3 बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है, ये ऑप्शन 4 एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? इसका ऑप्शन 1 है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन 2 है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर 3 अमूर्त सोच का विकास, या ऑप्शन नंबर 4 विचार सोच में केंद्रीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सोच में केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है, ऑप्शन 2 विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन 3 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, जो ऑप्शन 4 विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही पूछा है आपका, तो ऑप्शन का सेकंड करेक्ट हो जाएगा कि विकास आपका बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 संतुलीकरण, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक उपकरणों, या ऑप्शन नंबर 4 गुणारोपण। तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो पियाजे का स्कीमा वाला वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां हम अपने संरचनाओं को एक क्रमबद्ध रूप से सूचनाओं को व्यवस्थित करके रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, स्कीमा या मनोबंध। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन 1 सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऑप्शन 2 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ऑप्शन 3 प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, या ऑप्शन 4 अविभेदी समरूपी निर्देशों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका सही हो जाएगा कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन 1 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन 2 छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऑप्शन 3 मंदित छात्र, या ऑप्शन 4 विकलांग छात्र। तो आपका जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है, उसमें छात्रों के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाएगा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। कोई भी आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक जो बच्चों का विकास होता है वो सबसे पहले आपका सांवेदिक होगा, फिर मूर्त और इसके बाद अमूर्त। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, सेंसरी, कंक्रीट, देन एब्स्ट्रैक्ट। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन 1 योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड,
ऑप्शन 2 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन 3 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। या ऑप्शन 4 अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसे हमें कैसे देखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो गाइस हमने डिस्कस किया सीटेट का ऑफलाइन पेपर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।